अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय। एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी के अंदरूनी विवाद की कहानी नहीं, बल्कि ये उस राजनीतिक भूचाल की शुरुआत भी हो सकती है जो राज्य की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकती है। कभी ममता बनर्जी की अगुवाई में लगातार 3 बार सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी आज अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना कर रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी के ही कुछ विधायक अब खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने लगे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के अधिकांश विधायक हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में है ऋतव्रत बनर्जी। पार्टी से निष्कासित किए जा चुके ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 58 विधायक खड़े हैं और उन्होंने विधानसभा स्पीकर के सामने अलग विधायक दल के गठन का दावा भी पेश किया और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अब ये स्वीकार करने के बाद इसमें बगावत नहीं होगी, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना ये बन गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? क्या सच में टीएमसी टूटने की कगार पर है? 58 विधायकों का दावा कितना यहाँ महत्वपूर्ण है और आगे क्या हो सकता है? आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अब 2026 का चुनाव और टीएमसी के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। किसी भी राजनीतिक संकट को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि जानना बेहद जरूरी होता है। इस कहानी की शुरुआत 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से होती है। लगातार 3 बार सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को उम्मीद थी कि वो चौथी बार भी सरकार बनाएगी, लेकिन चुनाव परिणाम पार्टी की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बना ली। दूसरी तरफ टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई और उसे विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ा। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, इसने पार्टी के भीतर वर्षों से जमा हो रहे असंतोष को बाहर आने का एक मौका दे दिया। कई नेताओं का मानना था कि चुनाव से पहले संगठन में गलत फैसले लिए गए, टिकट वितरण में भारी गड़बड़ी हुई और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। चुनावी हार के बाद ये नाराजगी धीरे धीरे खुलकर अब सामने आने लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने एक बड़ा प्रयोग किया था। पार्टी ने लगभग 75 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। पार्टी नेतृत्व का तर्क था कि नए चेहरों को मौका देकर जनता के बीच सकारात्मक संदेश भेजा जाएगा, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। जिन नेताओं के टिकट कटे उनमें से कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। उनमें से कुछ नेताओं ने खुले तौर पर नाराजगी भी जाहिर की, जबकि कई नेताओं ने चुप्पी साधी। हालांकि अंदर खाने असंतोष लगातार बढ़ता रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये वही समय था जब पार्टी के भीतर असंतुष्ट समूह बनने शुरू हो गए। चुनावी हार के बाद इन समूहों को एक साझा मुद्दा मिल गया और उन्होंने संगठन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। मई 2026 में चुनाव परिणाम आने के बाद टीएमसी में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। पार्टी नेतृत्व हार के कारणों पर चर्चा कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कई विधायक और नेता नेतृत्व की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान खबरें आने लगी कि कुछ विधायक नियमित रूप से अलग अलग बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। कोलकाता के कई होटलों और सरकारी आवासों में बंद कमरों के भीतर रणनीति बनाई जा रही थी। शुरुआत में इन बैठकों को सामान्य राजनीतिक गतिविधि माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि पार्टी के भीतर एक संगठित असंतुष्ट समूह तैयार हो चुका है। अब आते हैं ऋतव्रत बनर्जी पर। ऋतव्रत बनर्जी लंबे समय से टीएमसी से जुड़े रहे हैं और पार्टी के सक्रिय नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन चुनाव के बाद उनका पार्टी नेतृत्व से टकराव बढ़ता चला गया। ऋतव्रत और उनके समर्थकों का आरोप था कि चुनावी हार की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन नेतृत्व आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे ऋतव्रत बनर्जी असंतुष्ट विधायकों के सबसे प्रमुख चेहरे बनकर उभर गए। उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया और नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया। अब यहीं से टीएमसी नेतृत्व और ऋतव्रत खेमे के बीच टकराव तेज हो गया। 1 जून 2026 को टीएमसी नेतृत्व ने बड़ा कदम उठाते हुए ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि दोनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और संगठन को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब आमतौर पर किसी नेता के निष्कासन के बाद उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन इस मामले में ठीक उलट हुआ। निष्कासन के कुछ ही घंटों बाद ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया कि वे अकेले नहीं हैं और बड़ी संख्या में विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है और यहीं से विवाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। अब आइए आते हैं 58 विधायकों के दावे पर। दरअसल 3 जून 2026 को ऋतव्रत बनर्जी ने सबसे बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ कुल 58 विधायक हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र भी सौंपा जिसमें समर्थन का दावा किया गया। अब ये संख्या अगर सही साबित होती है तो इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। टीएमसी के पास विधानसभा में कुल 80 विधायक हैं। इनमें से 58 विधायक किसी भी दल के कुल विधायकों के 2/3 से अधिक संख्या बनाते हैं। भारतीय राजनीति में ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि दल बदल कानून में 2/3 संख्या का विशेष महत्व होता है। आइए आपको समझाते हैं आखिर 2/3 संख्या क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत में दल बदल रोकने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची लागू है जिसे आमतौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है या तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन यदि किसी पार्टी के 2/3 विधायक एक साथ एक अलग गुट बनाते हैं या विलय का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें अयोग्यता से बचाया जा सकता है। और यही वजह है कि ऋतव्रत बनर्जी द्वारा दावा की गई 58 विधायकों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये संख्या वास्तव में उनके साथ है तो मामला सिर्फ बगावत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पार्टी विभाजन की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। अब इससे आपको एक चीज याद आ रही होगी, शिवसेना और एनसीपी के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब जब भी किसी राजनीतिक दल में 2/3 विधायकों के समर्थन का दावा सामने आता है तब लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति भी याद आती है। 2022 में शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत हुई थी। बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ गए थे और बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद 2023 में एनसीपी में भी ऐसा ही हुआ जब अजीत पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक अलग हुए। इसी वजह से पश्चिम बंगाल में चल रहे घटनाक्रम की तुलना लगातार महाराष्ट्र मॉडल से की जा रही है। अब सवाल उठेगा कि पार्टी ने क्यों भंग कर दिया ये संगठन। दरअसल बढ़ते संकट के बीच टीएमसी ने एक और बड़ा फैसला लिया। पार्टी ने राज्य की कई इकाइयों, समितियों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। आधिकारिक तौर पर इसे संगठनात्मक पुनर्गठन बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम असंतुष्ट नेताओं को वापस लाने और संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश है। यह फैसला इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व स्थिति की गंभीरता को समझ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे आखिर क्या होने वाला है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस यानी कुछ परिदृश्य बनते हैं। पहला परिदृश्य, बागी गुट मजबूत साबित हो जाएगा। अब अगर ऋतव्रत बनर्जी अपने साथ 58 विधायकों का समर्थन साबित कर देते हैं तो वे विधानसभा में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन जाएंगे, जैसा कि अभी हुआ भी था। दूसरा परिदृश्य है कानूनी लड़ाई। अब टीएमसी नेतृत्व बागी गुट के दावों को अदालत या संवैधानिक संस्थाओं में चुनौती दे सकता है। ऐसे में मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा। तीसरा परिदृश्य यानी तीसरी कंडीशन, चुनाव आयोग का हस्तक्षेप होना। अब यदि दोनों गुट खुद को असली टीएमसी बताने लगते हैं तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंच जाएगा। चुनाव आयोग को तय करना पड़ सकता है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिला है। चौथा परिदृश्य, समझौता। अब राजनीति में अंतिम समय तक समझौते की संभावना बनी रहती है। यदि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो बगावत को रोका भी जा सकता है। अब सवाल उठेगा कि क्या ये मामला ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र में इसका जवाब हाँ हो सकता है। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में वामपंथी दलों से लंबी लड़ाई लड़ी, भाजपा के उभार का सामना किया और कई बार राजनीतिक संकटों से निकली। लेकिन ये पहला अवसर है जब चुनौती पार्टी के अंदर से ही आ रही है। बाहरी विरोधियों से लड़ना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन जब आप अपनी ही पार्टी के विधायक नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो जाएं तो स्थिति कहीं ज्यादा जटिल बन जाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई नजर आती है। ऋतव्रत बनर्जी और उनके समर्थकों का दावा है कि उनके साथ 58 विधायक हैं। साथ ही इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है, जबकि टीएमसी नेतृत्व इस दावे को खारिज कर रहा है। सच्चाई क्या है इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये विवाद सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि ये उस पार्टी के भविष्य का भी सवाल है जिसने पिछले 1.5 दशक तक बंगाल की राजनीति पर राज किया। अब यदि बागी गुट अपना दावा साबित कर पाते हैं तो टीएमसी के इतिहास में ये सबसे बड़ी टूट साबित हो जाएगी। वहीं अगर ममता बनर्जी स्थिति को संभाल पाई तो यह उनके राजनीतिक कौशल की एक और बड़ी जीत मानी जाएगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में हर नजर विधानसभा स्पीकर, बागी विधायकों और ममता बनर्जी की अगली रणनीति और राजनीति पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ दिन ये तय करने वाले हैं कि ये बगावत इतिहास बनाएगा या फिर राजनीति के गलियारों में खो जाने वाली एक और असफल कोशिश साबित हो जाएगा। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।